रहेंगे ही, फोकस करेंगे स्ट्रैटेजीज पर भी। लेकिन सबसे पहले हम बातचीत करेंगे कच्चे तेल की। क्या $80 का कच्चा तेल होते हुए दिखाई देगा? क्योंकि दूसरे दिन भी हमने प्रेशर देखा है कच्चे तेल के प्राइसेस पर। वहीं सोने में लगातार नरमी बनी हुई है। क्या ये निवेश का मौका है? क्या करना चाहिए ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को? इस पर भी करेंगे बातचीत। और बात करेंगे व्हीट की कि क्या गेहूं के दाम यहां से फेस्टिव सीजन से पहले कम होते हुए दिखाई देंगे? जो खबरें आई हैं उनके मायने क्या हैं? इन सब पर हमारा फोकस रहेगा। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए chartandtrade.com के फाउंडर विकास बगड़िया, कुंवरजी ग्रुप के डायरेक्टर रवि दियोरा मौजूद है। साथ ही ब्रेक के बाद हमारे साथ शिवाजी रोलर फ्लोर मिल्स के ओनर अजय गोयल मौजूद रहेंगे और ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले तो कच्चे तेल पर ही बातचीत करेंगे। गैसोलीन डिमांड की जो रिपोर्ट आई यूएस में, उसके बाद हमने प्राइसेस में एक स्लम देखा। पहले से प्राइसेस थोड़े से ओवरहीटेड लग रहे थे, लेकिन अब क्वेश्चन यही है कि यहां पर संभलेंगे या फिर प्राइसेस थोड़ा सा और नीचे आ सकते हैं। रवि, ब्रेंट इंटरनेशनल मार्केट्स में $84 के आसपास कर रहा है। घरेलू बाजार में हमने कल ही 7,000 के नीचे भाव आते हुए देखे थे। अब कैसे लग रही है चाल यहां से? डेफिनेटली एक ट्रेंडिंग कमोडिटी इन पर्टिकुलर काफी टाइम से इंडिकेशन पे मिल रहा था कि प्राइसेस ओवरशूट हो चुके थे और 90 के ऊपर का लेवल डिमांड ना होते हुए भी लगातार ओपेक प्लस के कुछ न कुछ कमेंट्स से प्राइसेस एक लेवल के ऊपर सस्टेन हुए थे। हालांकि जिस हिसाब से चाइना अपॉर्चुनिटी बायर है, हमने काफी टाइम पहले भी हाईलाइट किया था, इंडिया चाइना यूएस जैसी बड़ी जो उसके उपभोक्ता है वो सीधा बाय नहीं करते हायर लेवल पे, वहां पे डिमांड पे सीधा असर आता है। तो मुझे लग रहा है कि इस हिसाब से ओपेक प्लस की पॉलिसी का कुछ असर नहीं हुआ, बट यस यूएस के जो डेटा है इसका एक सिग्निफिकेंट असर वहां पे आया है। बट मुझे लग रहा है कि अभी प्राइसेस का काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेंट का 82 है, 82 के आसपास सपोर्ट को रिस्पेक्ट करना चाहिए। बट इंट्राडे स्पेसिफिक मुझे लग रहा है कि एक सबड्यूट ट्रेड रहेगा। आज इंपॉर्टेंट यूएस के जॉब मार्केट के डेटा भी आने हैं, क्योंकि ये जो मार्केट में करेक्शन आए हैं यूएस इकोनॉमी के चिंता के हिसाब से ये करेक्शन है, तो ये डेटा क्रूड के लिए भी इम्पोर्टेंट हो गए। साथ में बात करें तो नेक्स्ट वीक से चाइना मंडे से री ओपन होगा। मुझे लग रहा है कि करेक्शन का लास्ट डे होगा, अगले वीक से फिर से एक शॉर्ट कवरिंग वहां पे ड्यू है। आज के लिए कोई ट्रेड लेना है तो वहां पे एक बार आप पुट से ट्रेड ले सकते हैं। 6800 के स्ट्राइक का जो पुट है वो 160 के करीब चल रहा है। मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा सबड्यू ट्रेड इवनिंग सेशन रह सकता है। डाउन साइड जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 6750, ये लेवल वहां तक आ सकता है। एंड जो पुट का टारगेट रहेगा आज वो होगा अपर साइड वो 200 का, एंड डाउन साइड 70 के स्टॉप लॉस के साथ ये ट्रेड ले सकते हैं। बट अभी मुझे लग रहा है कि जो भी सेलर है वो डायरेक्ट फ्यूचर का इस्तेमाल ना करे, पुट ऑप्शन से आप यहाँ पे एक लिमिटेड डाउन साइड प्ले कर सकते हैं। ओके, तो लिमिटेड डाउनसाइड यहां से दिखाई दे रहा है। कच्चा तेल 6800 के आसपास फिलहाल कारोबार करते हुए आज के सेशन में। लेकिन वहीं अगर आप एनर्जी बास्केट में नेचुरल गैस को देखेंगे तो यहाँ भी प्राइसेस नरम ही हैं। लेवल्स के हिसाब से एक क्विक कमेंट ले लेते हैं विकास का ऑन क्रूड ही। आपके क्या लेवल्स हैं डाउन साइड पर, और ऊपर की तरफ क्या लेवल्स आप देख रहे हैं अगर रिबाउंड आया भी तो? वाली जी देखिए, क्रूड के चार्ट में एक डाइवर्जेंस बना था जो जिसके बाद उसने 7350 का लेवल तोड़ने के बाद में एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देखने मिला। अभी मेरे को क्रूड लगता है 6750 6008 के करीब ये कंसोलिडेट करेगा। कंसोलिडेट करके ये वापस यहाँ से बाउंस बैक में 7050 और 7100 तक जाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा डिप और मिलता है 6750 6008 के करीब, 800 के करीब यहाँ पे बाई करना चाहिए। 6650 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 7100 तक के टारगेट को प्ले करना चाहिए। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं सोने चांदी की, जहां पर लगातार नरमी बनी हुई है। घरेलू बाजार हो या फिर इंटरनेशनल मार्केट्स हो, फ्राइडे को आज यानी जो नॉन फार्म पेरोल का डेटा आएगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन फेड की तरफ से रेट्स हायर साइड पर बने रहेंगे, इसकी वजह से हमने डिमांड इंपैक्ट होते हुए देखिए। दूसरी तरफ बॉन्ड यील्ड हो या फिर ट्रेजरी यील्ड्स हो, वो भी एलिवेटेड लेवल्स पर ही हैं। इन्वेस्टमेंट का मौका है और बेटर लेवल्स मिलेंगे रवि गोल्ड में? मुझे टैपिड लग रहा है वहां पे। ये आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि जो बॉन्ड यील्ड एंड डॉलर इंडेक्स करेक्ट हुआ, बावजूद वो अपने एक लेवल हाई पे चल रहे हैं। तो जब तक ये रिस्क फ्री रिटर्न ही 5% के ऊपर मिल रहा है तो सेफ हेवन डिमांड गोल्ड की कम रहेगी। मुझे ज्यादा डिमांड के अनुमान नहीं है, तो आई थिंक वहां पे टैपिड ट्रेंड रहेगा। पॉजिटिविटी एक है कि रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, साथ में जो स्पॉट मार्केट में डिस्काउंट चल रहे थे वो ईज हुए हैं, अभी मींस के प्रीमियम की ओर जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है तो एक बेटर लेवल है 56,200 300 का आपको एंट्री करनी चाहिए। थोड़ा एक आध महीने तक का आपका आउटलुक होना चाहिए। डाउन साइड 55,500 का अच्छा सपोर्ट है, इसका स्टॉप लॉस लगाए।
मुझे लग रहा है कि अपर साइड आपको दीपावली के पहले 57,800 से 58,000 के लेवल आते हुए दिख सकते हैं। हालांकि मुझे सिल्वर में ज्यादा गोल्ड के सामने अपॉर्चुनिटी दिख रहे। सिल्वर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीक में मंडे ट्यूसडे अच्छी रिकवरी के लिए प्रिपेयर है। चाइना ओपन होगा, उसके बाद मेटल में भी एक स्टेबिलिटी लौटेगी। 66,400 66,500 के करीब सिल्वर के करंट फ्यूचर को बाय करें। स्टॉप लॉस 66,000 बिलो लगाए और अपर साइड मेरा मानना है कि सिल्वर में आपको 67,500 तक के टारगेट इंट्राडे में आते हुए दिख सकते हैं। ओके, चलिए ये राय रही आपके लिए बुलियंस पर। गोल्ड पर एक स्ट्रैटेजी विकास की भी ले लेते हैं। विकास, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से क्या सलाह दे रहे हैं आप अपने क्लाइंट्स को गोल्ड सिल्वर दोनों पर? हाँ, गोल्ड सिल्वर पे अभी मैं बाई की सलाह दे रहा हूँ। थोड़ा सा गोल्ड पे अगर डिप मिलता है 56,200 56,300 के करीब पे, तो मैं गोल्ड बाई की ही सलाह दूंगा। 56,000 के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। अप साइड में 57,150 57,250 तक का टारगेट देख रहा हूँ, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो डॉलर टर्म्स में जो गोल्ड है उसका एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है 1810 से 1815 के करीब का। तो मोस्टली उसके पास ये डबल बॉटम बना के रुका हुआ है, तो इमिनेंट है कि एक बाउंस बैक यहाँ से मिलना चाहिए। और सिल्वर में मैं देख रहा हूँ कि 65,500 का एक बॉटम सपोर्ट बन रहा है, और यहाँ पे प्रोबेबल है कि एक डबल बॉटम बन सकता है। तो थोड़ा सा डिप मिलता है सिल्वर अगर 66,200 66,300 के करीब पे, तो 66,500 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के बाई करना चाहिए 67,800 और 68,500 के टारगेट्स के लिए। ओके, बात कर रहे थे बेस मेटल्स की, जहां हमने दबाव प्रीवियस सेशंस में आते हुए देखा है। आज भी लैकलस्टर मूव ही है, कोई खास एक्शन है नहीं। कॉपर फ्लैट ट्रेड कर रहा है, इसके अलावा लेड फ्लैट है पॉजिटिव बायस के साथ। जिंक भी फ्लैट कारोबार करते हुए सिमिलर एक्शन है एल्यूमिनियम में। कॉपर तो इनफैक्ट 700 के नीचे फिसला कल के कारोबार में, अभी भी उन्हीं लेवल्स के आसपास कर रहा है ट्रेड। कॉपर पर क्या राय है विकास आपकी? हाँ, दीपाली जी, कॉपर मेरे को थोड़ा वीक लग रहा है। टेक्निकल चार्ट्स में ये अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के पास आके रुका हुआ है डेली चार्ट्स पे। अगर ये 692 के नीचे फिसल जाता है तो नीचे लोअर लेवल पे 685 तक और 675 तक का जोन देखने मिल सकता है। तो मैं इस पे थोड़ा बियरिश का नजरिया रखूंगा। अगर 692 के नीचे कॉपर ट्रेड होता है तो 700 के स्टॉप लॉस में कॉपर बेचना चाहिए 685 और 675 के टारगेट्स के लिए। ओके, अच्छा, एक बार स्टील इंडेक्स को भी आपके सामने लेकर आते हैं। हमने देखा था कि जो स्टील के प्राइसेस हैं वहां पर गिरावट रही है। जो UAW स्ट्राइक की वजह से जो डिमांड है वो हिट हुई है, जिसके कारण प्राइसेस अंडर प्रेशर आते हुए दिखाई दिए। फिलहाल हालांकि फ्लैट ट्रेड कर रहा है इंडेक्स 46,300 के लेवल्स पर, लेकिन एक आउटलुक ले लेते हैं रवि से। रवि, क्या सजेशन स्टील पर? स्टील पर ओवरऑल आउटलुक थोड़ा बेरिश है। पर्टिकुलर जो कंस्ट्रक्शन डिमांड थी, साथ में इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज थी, उसमें जो दबाव अभी चाइना एंड अदर जो ग्लोबल पीयर्स फेस कर रहे हैं, ज्यादा सिग्निफिकेंट अपसाइड वहां पे सस्टेनेबल नहीं है। मुझे लग रहा है प्राइसेस अभी भी एक रिस्पेक्टिव लेवल पे सस्टेन्ड है, बट आगे जाके अगर गवर्नमेंट कैपेक्स थोड़ा स्टेबल हुआ, जिस हिसाब से यूएस में भी गवर्नमेंट शटडाउन की बात चल रही है, साथ में चाइना भी अपना कैपेक्स दे चुका है, वो प्राइसेस में रिफ्लेक्ट हो चुका है। मुझे लग रहा है कोई भी उछाल 46,500 से 46,700 एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी। अपर साइड 47,300 के स्टॉप लॉस के साथ आप बेच सकते हैं। डाउन साइड मुझे लग रहा है कि 45,500 तक के लेवल आपको जल्दी आते हुए दिख सकते हैं। ओके, और क्विकली रवि, बेस मेटल्स में कोई और स्ट्रैटेजी आप लेंगे? हालांकि कोई एक्शन है नहीं, बट स्टिल कोई ट्रेड या अवॉइड करेंगे? 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए वहां पे ट्रेड हो सकता है। पर्टिकुलर एल्यूमिनियम डिस्पाइट फैक्टर की कॉपर में काफी बड़ी गिरावट हुई, जिंक में भी हायर लेवल से गिरावट हुई, बट ये कमोडिटी में इन्वेंट्री लोअर होने की वजह से काफी अच्छी स्टेबिलिटी के साथ कारोबार हो रहा है। मुझे लग रहा है कि 2 ट्रेडिंग सेशन का आउटलुक रखे। एल्यूमिनियम में 205 के करीब प्राइसेस है, बाय करिए लेवल पे, स्टॉप लॉस लगाए डाउन साइड 201 का। मुझे लग रहा है कि अगले सप्ताह में 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में 211 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। ओके, चलिए, तो ये स्ट्रैटेजीज रही आपके लिए बेस मेटल्स पर। अगले 2 दिनों के पर्सपेक्टिव से ट्रेड एल्यूमिनियम में ले सकते हैं खरीदारी की तरफ 205 पर फिलहाल कारोबार करते हुए। चलिए, ब्रेक का वक्त हुआ है। इसी के साथ रवि हमारे साथ बने रहेंगे। शुक्रिया विकास आने के लिए शो में और अपनी स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। ब्रेक पर बात करेंगे शुगर की, वीट की, साथ ही लेंगे स्ट्रैटेजीज भी। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और अब बात करेंगे व्हीट की। और ओएमएसएस के 15वें ई ऑक्शन में एफसीआई ने 1.89 लाख टन गेहूं की बिक्री की है। बड़ी बात यह है कि ऑक्शन रिजर्व प्राइस से ज्यादा भाव पर हुआ है। ऐसे में त्योहारों को देखते हुए क्या गेहूं के दाम घटेंगे, इसी पर बातचीत करेंगे। शिवाजी रोलर फ्लोर मिल्स के ओनर अजय गोयल हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो जो ई ऑक्शन हुआ है, जो आंकड़े सामने आए हैं, आप इसको कैसे रीड करते हैं, कंसीडरिंग कि रिपोर्ट्स ये हैं, एफसीआई का ये कहना है कि सप्लाई मार्केट में बढ़ती हुई दिखी है, जिसके कारण ये ऑक्शन किया गया है, इस प्राइस पर किया गया है। कैसे देखना है फिलहाल का सिचुएशन सप्लाई फ्रंट पर स्पेसिफिकली? देखिए, सप्लाई जो आगे आनी है वो गवर्नमेंट से ही आनी है और उन्होंने 100 टन प्रति मिल या प्रति यूजर की जो बंदिश रखी हुई है, इसकी वजह से जो है थोड़ी सी जो है मिसमैच हो रही है डिमांड सप्लाई में कुछ एरियाज में। एंड जिन जगहों पे मिले ज्यादा है या कंजम्पशन ज्यादा है, वहां पर अगर गवर्नमेंट एलोकेशन बढ़ा दे तो हो सकता है बेस प्राइस पे निकल जाए। लेकिन करीबन 1900 यूजर्स ऑल इंडिया पैन इंडिया बड़े छोटे मिला के अभी इस टेंडर में बिड कर रहे हैं। एंड जहां पर मात्रा थोड़ी सी कम होती है एलोकेशन की, वहां पर थोड़े से दाम बढ़ते हैं। अदरवाइज बाजार काफी स्थिर है आज की तारीख में। ओके, तो फिर क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? जिस तरीके से सप्लाई फ्रंट पर कंफर्ट दिख रहा है, ये 100 टन की जो लिमिट है ये बढ़ सकती है आगे, क्योंकि डिमांड तो की है इंडस्ट्री ने, बट एक्सपेक्ट क्या करें? कुछ ऐसे इंडिकेशंस हैं कि ये कोटा हम बढ़ते हुए देखें आगे? इसे बढ़ाएगा जैसे जैसे अभी ये सीजन में अप्रोच हो रहे हैं, तो पूरी उम्मीद है कि इस महीने जो है गवर्नमेंट 100 का 300-500 कर सकती है। और ये आश्वासन जो है सरकार ने दिया हुआ भी है कि जरूरत पड़ने पे एलोकेशन बढ़ सकता है। तो सप्लाई साइड को निरंतर बढ़ाई हुई रखने के लिए सरकार जो है कभी भी इस चीज को बढ़ा सकता है और ओवरऑल एलोकेशन भी बढ़ा सकता है। ओके, तो 100 टन से बढ़कर 300-500 टन तक होने की उम्मीद है इसी महीने, या फिर इस महीने से शुरुआत हो सकती है। अच्छा, एक चीज और बताइए अजय जी, अब क्योंकि आमतौर पे दशहरा दिवाली ये जो टाइम होता है स्पेशली नॉर्थ में, ये ऐसा टाइम होता है जब गेहूं हो मैदा हो इनकी डिमांड काफी बढ़ती है। तो अब प्राइसिंग फ्रंट पे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? उम्मीद करें कि भाव थोड़े से हल्के होंगे फेस्टिव सीजन से पहले? की तो उम्मीद नहीं है, बट अगर सरकार जो है अपना एलोकेशन बढ़ा दे तो स्थिर जरूर रहेंगे। क्योंकि अभी जो बड़े यूजर्स हैं उनको जो है भरपेट माल नहीं मिल रहा, उनको अभी भी बाजारों में जो है दिक्कत आ रही है, फुल अमाउंट फुल क्वांटम मिलने में दिक्कत आती है। तो यही उम्मीद है कि जो है कि सरकार जो है इसको 300-500 टन कर देगा और सप्लाई साइड भी जो है अश्योर हो जाएगी, तो बाजार स्थिर रहेंगे। ओके, चलिए, शुक्रिया अजय जी आपका क्विक कमेंट करने के लिए। तो प्राइसेस नरम ना हो लेकिन स्थिर रह सकते हैं, स्टेबल रह सकते हैं, ये पूरी एक्सपेक्टेशंस है। कोटा भी बढ़ने की उम्मीद है इंडस्ट्रीज के लिए। लेकिन अब बात करेंगे शुगर की। दरअसल अमेरिका के एग्रीकल्चर विभाग ने भारत में चीनी उत्पादन का अनुमान जारी किया है और यूएसडीए के मुताबिक इस बार देश में चीनी की कमी दिख सकती है। क्या है इसके कारण, इसी पर बातचीत करते हैं। ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रफुल्ल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो इस रिपोर्ट पर ही आपके कॉमेंट लेना चाहेंगे। देश में उत्पादन की कितनी कमी आपके हिसाब से रह सकती है, और अगर रही तो पीछे क्या कारण दिख रहे हैं? देखिए कि ये सीजनल पहले साइकिल 7-7 साल की चलती थी, 7 इयर्स की। तो कभी भी केन की प्रॉब्लम आती है, तो ये जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में यील्ड रिकवरी का एक कंसर्न है और बारिश कम हुई है, ये एक रीजन है। पर मैं आपको बता दूं कि ये यूएसडीए के जो भी रिपोर्ट्स है उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। क्योंकि हमारे पास जो आज के रिसर्च एनालिस्ट रिपोर्ट जो आ रहे हैं उसकी अगर पोल एवरेज करके लेते हैं तो वी आर हैविंग सुक्रोज समवेयर बिटवीन 35 to 37 मिलियन टन। अगर मैं लोवेस्ट पकड़ लूँ कि वो सही है 35 का, तो उसमें से 5 मिलियन टन जाएगा इथेनॉल के लिए और 30 मिलियन टन जाएगा शुगर के लिए। जबकि हमें शुगर की प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट डोमेस्टिक सप्लाई को एक्यूरेट रखने के लिए 29 के ऊपर की जरूरत नहीं है। इसमें से 28 का हमारा कंजप्शन है। 1 मिलियन टन हम ज्यादा चाहते हैं कि क्लोजर स्टॉक 2024 में अक्टूबर में ले हुए। और इतना सुक्रोज होने के बाद अगर समझो फिर भी कोई यील्ड रिकवरी या कोई रेशियो आ जाता है, तो भी हम तो जो 5 मिलियन टन इथेनॉल का जो है वो बफर पकड़ के चलते हैं। क्योंकि हमारे ऑनरेबल सेक्रेटरी, फूड सेक्रेटरी ने प्रेस मीडिया में बताया है कि हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी शुगर की रहेगी डोमेस्टिक के लिए। तो 35 का
अगर जो अवलोकन आ रहे हैं तो उसमें कहीं पे भी मुझे कोई भी दिक्कत डोमेस्टिक शुगर के लिए नहीं लग रही है। और ऐसी बातों में थोड़ा खाली इतना ही है कि गवर्नमेंट और एसोसिएशन ने मिलकर ये देखना पड़ेगा कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने में कहीं इथेनॉल में ज्यादा गन्ना चला नहीं जावे और मात्रा से जावे, ताकि कभी भी इथेनॉल रोक के हम शुगर ज्यादा बना लेवे। इससे ज्यादा कोई जरूरत मुझे ये यूएसडीए रिपोर्ट से मुझे इतना यही आशंका तो यूएसडी ने भी जताई। यूएसडी भी तो यही कह रहा है कि एथेनॉल डाइवर्जन बढ़ सकता है 23-24 में, इसलिए उत्पादन, इसलिए जो है सप्लाई साइड टाइट रह सकती है, डिमांड के सामने सप्लाई कम रहेगी। फिर दो चीजें आपसे पूछना चाहेंगे, ठीक है आपका आकलन अलग है, लेकिन एक तो ये कि एक्सपोर्ट बैन क्या आपको लगता है सेफर साइड के लिए गवर्नमेंट जारी रख सकती है? दूसरी बात, प्राइसेस फिर आप कैसे देख रहे हैं फिलहाल, सप्लाई डिमांड सब सिचुएशन को देखते हुए, फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए, सप्लाई किस ट्रैजेक्टरी में रहेंगे, प्राइसेस किस ट्रैजेक्टरी में रहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मैंने यूएसडीए के अवलोकन के साथ सहमत नहीं हूँ। कहने का वजह दूसरा भी है। जैसे कि आपने बोला, तो हमारे यहाँ शुगर ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, इंडस्ट्री, सब लोग ने आशा छोड़ दी है कि कोई भी एक्सपोर्ट 1 टन भी होगा 23-24 में। ठीक है, जब हमें कोई एक्सपोर्ट की उम्मीद ही नहीं है तो वो बात को तो रूल्ड आउट हो गया है। अब तो सिर्फ यही देखना है कि शक्कर कितना और इथेनॉल कितना। तो जैसे मैंने आपको बताया, वी कैन नॉट कंपेयर आवर सेल्फ विद ब्राजील और अदर कंट्रीज। हमारे यहाँ डोमेस्टिक मंथ में कितना माल बिकेगा, क्या रेट से बिकेगा, सब गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस में है, क्योंकि हमारा 14 मिलियन का ये पॉपुलेशन है एंड गवर्नमेंट इज वेरी अलर्ट, डूइंग वेरी गुड जॉब। सो मुझे ये चीज में ये नहीं लग रहा है। हाँ, जहां तक प्राइस का सवाल है, वो हमने अभी काफी समय से बोला है कि एमएसपी का कुछ प्राइस यानी ये भाव से नीचे नहीं बिका जावे, इसके लिए कोई प्रावधान किया जावे, ताकि जो ये सिचुएशन आई है वैसी सिचुएशन अगले साल नहीं आवे और प्राइस रियलाइजेशन एटलीस्ट लॉस पे नहीं बिकनी चाहिए। और जहां तक आप रेंज बोलेंगे तो एक्स मिल प्राइस आज 36 की है महाराष्ट्र की, और एक्स मिल प्राइस जो है वो सीजन जो है हमारी नवंबर से मार्च में नीचे में 35 तक जा सकती है, ऊपर में 37 के आसपास जा सकती है। उसके आगे की कोई प्रिडिक्शन करनी है तो हम जनवरी महीने में कर सकेंगे। जी ठीक है, चलिए शुक्रिया आपका ये तमाम डिटेल्स समझाने के लिए। सप्लाई साइड पर स्थिति कैसी है, प्राइसेस के ट्रेंड सब पर कमेंट करने के लिए प्रफुल्ल जी शुक्रिया। रवि आपका भी शुक्रिया, माफी चाहेंगे स्ट्रैटेजीज आपकी नहीं ले सके, समय की कमी है। और इसी के साथ शो को समेटने का भी वक्त हो गया है। ब्रेक उस पर आप देखिए वायदा मार्केट का पूरा एक्शन फ्यूचर